हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो के अंदर वी विल टॉक अबाउट द आईटी सेक्टर एंड हम पहले देखेंगे कि आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है। तो आईटी सेक्टर में इस टाइम पे परसेप्शन टू अर्निंग्स रेशियो की डी रेटिंग चल रही है। तो यहाँ पे हम स्टॉक स्कैन्स देखते हैं। इन स्टॉक स्कैन्स पे आप देख पाएंगे कि आईटी इंडेक्स की जो पी रेशियो है, जो 28-30 टाइम्स चली गई थी, आज वो डी रेट होकर 21 टाइम्स के आसपास आ गई। तो आप डिफरेंट डिफरेंट इंडिसेस की पी रेशियो स्टॉक स्कैन्स पे देख सकते हैं। बट इसका यहाँ पे क्या रेलेवेंस है? तो जब भी हम पी रेशियो की बात करते हैं, तो पी रेशियो इज नथिंग बट परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स रेशियो, राइट? तो परसेप्शन पार्ट का जो स्टडी है, दैट इज मोर टू डू विद लिक्विडिटी एंड सेंटिमेंट्स, एंड अर्निंग्स पार्ट का स्टडी इज मोर टू डू विद द फंडामेंटल्स ऑफ अ कंपनी। तो इसको हम एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि डी रेटिंग और री रेटिंग क्या होती है। तो सपोज करते हैं आप एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तो अगेन कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनको मिशलिन स्टार्स मिलते हैं क्योंकि वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। एट सपोज करते हैं आप एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड वहाँ पे रूमर फैल जाता है कि इनके खाने में तो 2 बारी कॉकरोच निकले, राइट? तो क्या होएगा कि वहाँ पे परसेप्शन उस मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट का खराब हो जाएगा एंड वहाँ की जो अर्निंग्स हैं शायद से वो भी खराब हो पाएँगी। बट नियर टर्म के लिए क्या होएगा उस रेस्टोरेंट के लिए कि बहुत कम लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर जाएँगे, बिकॉज़ एक रूमर और सेंटिमेंट रेस्टोरेंट के लिए नेगेटिव हो जाएगा। फिर एक दिन रूमर फैलता है कि यहाँ पे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आके भी लंच खा के गए हैं एंड उन्होंने यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू भी दिया है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। तो दैट विल लीड टू अगेन परसेप्शन इम्प्रूविंग, बिकॉज पीपल विल लाइक टू ट्राई इट। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और सेलिब्रिटीज़ हो, कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ है, वहाँ पे आके लंच करके गए हों एंड वहाँ पे अगेन उनका रिव्यू हो कि द फूड वॉज रियली टेस्टी। सो अगेन परसेप्शन इंप्रूव हो जाएगा एंड अर्निंग्स, तो चाहे अर्निंग्स पावर सेम ही रहे, बट जो एसिड की पी रेशियो है वो बढ़ जाएगी। तो आप फर्स्ट सिनेरियो को समझेंगे जहाँ पे कॉकरोच वाला रूमर फैला, तो दैट इज अ सिनेरियो ऑफ पी रेशियो डी रेटिंग। एंड सेकंड अगर आप सिनेरियो समझेंगे जब एक्चुअली में परसेप्शन इंप्रूव हुआ, तो दैट इज अ सिनेरियो ऑफ पी रेशियो री रेटिंग। तो मार्केट्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये आईटी सेक्टर के अंदर अभी पी डी रेटिंग इवेंट चल रहा है। क्या पी डी रेटिंग इवेंट के पीछे रीजन है? तो आई जस्ट पुट इट इन सिंपल वन वर्ड, दैट इज एआई। कि लोगों को फियर है कि एआई के चलते आईटी सेक्टर के अंदर डिफ्लेशन हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि बेसिकली आईटी सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो अपने जो रेवेन्यू कमाती है, तो इट्स अ वेरी लीनियर बिज़नेस मॉडल। कि आपके जो बिलेबल आवर्स होते हैं, कि आप इंजीनियर्स हायर करते हैं, राइट? उनको आप एक प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय करते हैं। फिर उनके बिलेबल आवर्स होते हैं कि इतने घंटे इन्होंने इस पे काम करा, तो उस हिसाब से यू कैन बिल द क्लाइंट, उस हिसाब से यू अर्न रेवेन्यू, राइट? तो आईटी सेक्टर में अभी फियर क्या है कि बिकॉज़ एआई से इतनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी कि एक प्रोजेक्ट पे इंस्टेड ऑफ 40 इंजीनियर्स हो सकता है सिर्फ 10 या 14 चाहिए हो। तो डायरेक्टली इट हिट्स योर रेवेन्यू ग्रोथ, बिकॉज अगर 40 इंजीनियर्स थे तो आप 40 इंजीनियर्स पे पहले बिलेबल आवर्स कमा रहे थे, राइट? अब 40 की जगह 14 हो गया और 14 भी जल्दी से काम खत्म करके दे रहे हैं। सो दैट इज द फियर दैट इज गेटिंग क्रिएटेड इन द सेक्टर कि इवन दो इन कंपनीज की रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छी हैं, बट क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ शायद से डी ग्रोथ या फ्लैट हो जाएगी, तो दैट कैन लीड टू अ प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ इन दिस सेक्टर। सेकंड फियर क्या क्रिएट हो रहा है कि जो लेगेसी आईटी सिस्टम्स हैं, राइट? तो अगर आप कंपनीज लाइक इन्फोसिस देखते हैं या टीसीएस देखते हैं या विप्रो देखते हैं, तो ये काफ़ी सारी कंपनी जो लेगेसी आईटी सिस्टम्स हैं इनकी मेंटेनेंस पे काम करती हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि जो लेगेसी आईटी सिस्टम्स हैं इनको यूजिंग टूल्स लाइक क्लॉड ऑटोमेट करा जा सकता है, इनकी मेंटेनेंस एंड कोड राइटिंग, राइट? तो रिसेंटली एटीएम्स का जो एक कोड है उसका भी क्लॉड ने एक टूल निकाला था, राइट? जिसकी वजह से आईबीएम का स्टॉक फेल 10% के आसपास। तो देयर इज अ फियर इन द मार्केट दैट दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ डिफ्लेशन इन द लेगेसी रेवेन्यू ऑफ दीज कंपनीज। तो आपने देखा होगा आईटी सेक्टर कंपनीज अभी क्या कर रही हैं अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स में। अगर आप इन्फोसिस का एग्जांपल लेते हैं, टीसीएस का एग्जांपल लेते हैं, तो ये लोग एआई लेड रेवेन्यूज की बात करें कि कितने प्रोजेक्ट्स में हमारे एआई सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। तो एज अ परसेंटेज वो बढ़ रही होंगी और जो लेगेसी वाला रेवेन्यू है वो डी ग्रो कर सकता है। बट इस वीडियो का पर्पस क्या है कि मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूं, बिकॉज हमने पहले बात करी थी एक बेयर केस की। अब मैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आईटी सेक्टर में भी कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है एंड देर आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल्स ओवर देयर। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एआई का जो फियर है कि नियर टर्म में वो बहुत इंपैक्ट करेगा, तो उस फियर को एक बार हम नंबर्स में देखते हैं कि वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट। तो यहाँ पे पहले एक सिटीनी रिसर्च ने एक ब्लॉग लिखा था विच वॉज पेंटिंग अ डूम्सडे सिनेरियो। बट इन रिप्लाई एक वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड है बाय द नेम ऑफ सिटाडेल। तो उन्होंने एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने बात करी कि जॉब पोस्टिंग्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर रैपिडली राइजिंग। कि जॉब पोस्टिंग्स अगर आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो जॉब पोस्टिंग्स हैं लास्ट 4 to 5 मंथ्स में इट हैज़ रैपिडली इंक्रीज्ड, इवन दो ओवरऑल जॉब पोस्टिंग्स फ्लैटिश है यूएस के अंदर। तो इसको हम वो एक फनी वे में क्या कहते हैं, दिस कुड बी अ जीवॉन्स पैराडॉक्स। व्हाट इज अ जीवॉन्स पैराडॉक्स? कि जब कोई टेक्नोलॉजी बहुत वाइडली अवेलेबल होती है तो उसका यूसेज बढ़ते जाता है।
तो उससे ये नहीं होएगा कि इट माइट रिप्लेस ह्यूमंस, इट माइट बी द मीनिंग कि उसका क्योंकि इतना यूज़ केस बढ़ जाएगा तो वी माइट रिक्वायर इवन मोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट? सो दिस इज़ व्हाट जीवॉन्स पैराडॉक्स इज़। सो इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ दिस द जॉब ओपनिंग्स आर इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड डेटा पॉइंट दिखाता हूँ। February month was one of the strongest months for white collar job hiring in India, right? I think लास्ट 18 मंथ्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ होएगा। एंड अगर आप जीसीसीज देखते हैं, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जो जैसे फेसबुक ने यहाँ पे आके हायरिंग कर ली, गूगल ने कर ली, या बीएमडब्ल्यू ने अपना आर एन डी लैब लगा दिया इधर, राइट? या सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जीसीसी। तो अगर आप जीसीसीज की बात करते हैं, तो जीसीसीज की जो हायरिंग है लास्ट 1 ईयर में, तो ओवरऑल हैदराबाद में देखते हैं तो हायरिंग इज अप बाय लाइक ऑलमोस्ट 28% फॉर जीसीसीज, राइट? वेराज अगर आप नॉन मेट्रोज में देखते हैं तो हायरिंग इज अप बाय 25 to 20%। एंड मेजर अगर आप जोग्राफीज़ में देखते हैं, चाहे आपका लाइक बैंगलोर का एग्जांपल है, तो 12% के आसपास हायरिंग ग्रोथ है, गांधीनगर में 24% है, सूरत में 16% है, वडोदरा में 11% है व्हाइट कॉलर जॉब्स की, राइट? एंड और भी एक अगर इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखते हैं, एंथ्रोपिक व्हिच इज़ द कंपनी बिहाइंड क्लॉड हैज़ एक्चुअली ओपन्ड देयर जीसीसी इन बैंगलोर, राइट? तो उन्होंने बैंगलोर के अंदर अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इस टाइम पे ओपन करा है। राइट, सो दिस इज देयर आर ऑल्सो पॉइंट्स कि ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड के अंदर जो कॉमन परसेप्शन है दैट इज राइट। एज एन इन्वेस्टर आवर जॉब इज टू एक्टिवली लुक फॉर डेटा पॉइंट्स विच माइट डिसप्रूव दैट थीसिस। हो सकता है कि स्टॉक्स नियर टर्म में नीचे जाएं, ऊपर जाएं, बट हमें क्या है कि बैलेंस व्यू लेके चलना चाहिए। तो आईटी सेक्टर में येस देयर इज अ फियर कि लेगेसी रेवेन्यूज डिफ्लेशनरी हो सकते हैं, जो लेगेसी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे डिफ्लेशन आ सकती है। But there is also an opportunity कि some of the companies which are into work streams जो regulated हो, या some of the companies जो product led engineering के अंदर हो, जहाँ पे AI led services की ही ज़्यादा नीड है, और जहाँ पे legacy revenues का बैगेज नहीं है, so those companies could do even better going forward। तो इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग 4 यूनिक आईटी कंपनीज, एंड हम देखेंगे कि इन 4 यूनिक आईटी कंपनीज में क्या एआई का रिस्क है, व्हाई आर देयर बिजनेस मॉडल्स यूनिक, एंड व्हाई दीज कंपनीज माइट डू बेटर और माइट नॉट डू बेटर। बट आइडिया क्या है कि मैं आपको यूनिकनेस दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसे सेक्टर में जहाँ डी रेटिंग हो रही है, वहाँ पे भी आप यूनिक बिजनेस मॉडल्स कैसे ढूंढ सकते हैं। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, दिस संडे वी आर टीचिंग अ क्लास ऑन हाउ टू फाइंड जे कर्व बिजनेसेस फॉर एसवाईसी स्टूडेंट्स। सो एसओआईसी कोर्स में हम यूनिक यूनिक क्लासेस कराते रहते हैं। तो चेन्नई में हमने एक मीट करी थी जहाँ पे हमारा टॉपिक था फाइंडिंग यूनिक बिजनेसेस इन टुडेज मार्केट में। देन हमने रिसेंटली एक और क्लास कराई थी। उस क्लास के अंदर हमने क्या बात करी थी कि हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन स्क्रीनर्स। एंड फाइनली अब इस संडे हम क्लास करा रहे हैं हाउ टू फाइंड जे कर्व बिजनेसेस। So what is the purpose of SYC membership? So SYC membership is not just a recorded course. What we do is that we also do bi-weekly webinars or weekly classes where we teach also live about different market aspects. तो लेवल 1 में हम क्या सिखाते हैं आपको कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग और खुद का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। लेवल 2 में वी टीच यू ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। लेवल 3 में वी टीच यू हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। लेवल 4 में वी टीच यू how to buy or sell stocks when it comes to using technical analysis for long term investors. These are old case studies which give you a complete framework. Level 5 में we teach you how to scan for stocks, and level 6 में, which is my favorite level, we teach you how to look at different sectors. इसके साथ दो एडिड बोनस है। हम लोगों ने एसओआईसी कोर्स के अंदर एक मार्केट सिग्नल्स करके चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, जो हम बाई वीकली टू वीकली सेशंस करते हैं ऑन व्हाट द मार्केट इज टेलिंग अस कि इंडिसेस में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, कौन से सेक्टर्स में क्या चल रहा है। तो हमें एक टॉप डाउन व्यू मिलता है। एंड इसके साथ साथ हमने क्या इंट्रोड्यूस करा है, दैट इज मास्टर क्लास ऑफ यूजिंग एआई फॉर इन्वेस्टिंग, right? So all these two things are part of an added bonus. If you want to register for the SYC membership, so these two bonus are part of the SYC membership for a limited time period. So you can use the coupon code SYC bonus 10 in the description below. With this, let's go back to the video. तो हम फर्स्ट कंपनी का डिस्कशन करते हैं, एंड इट इज़ अ बिजनेस दैट हैज़ डन फिनॉमिनली वेल ओवर द ईयर्स। कैसे फिनॉमिनली वेल करें, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता हूँ जस्ट टू शो यू हाउ गुड द बिजनेस हैज़ बीन। So this is on StockScans. We are looking at the financial statements. If you just check the revenue of the company since 2021, जो 4,188 करोड़ का था, आज ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का हो गया। एंड मैनेजमेंट इज गाइडिंग की आई थिंक जो एग्जिट रन रेट होएगा दैट इज ऑफ Q4 FY27, एग्जिट रन रेट पे कंपनी ऑलमोस्ट $2 बिलियन के रन रेट पे आ सकती है, राइट? तो ऑलमोस्ट कंपनी का 18 to 19,000 करोड़ का रेवेन्यू FY28 के ईयर में हो सकता है, और FY31 में कंपनी ने $5 बिलियन की बात करी रेवेन्यू में। $5 बिलियन मीन्स की कंपनी का 45 to 47,000 करोड़ के बीच में रेवेन्यू का नंबर FY31 में हो सकता है। So it has been growing fast. Now the question arises कि what is it doing differently which is making sure that Persistent Systems is growing fast?
सो फर्स्ट इज कि पर्सिस्टेंट सिस्टम इज नॉट अ ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनी। तो ये ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनी नहीं है। क्यों ये ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनी नहीं है? Because unlike the large cap IT companies who are built on legacy maintenance and BPO services business, Persistent is born as a software and product engineering company. तो ये सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी की तरह बॉर्न हुई। तो जो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते थे 1990s में, थिंक ऑफ एन अडोबी एंड अदर वेंडर्स, राइट, जो प्रोडक्ट्स बनाते सॉफ्टवेयर के, तो परसिस्टेंस जब परसिस्टेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कंपनी बॉर्न हुई थी तो इट वाज सर्विंग देम। तो इट हैज़ ऑलवेज हैड दैट सिस्टम टाइप थिंकिंग कि हम अगर आप आईटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेंगे। यू कैन थिंक अबाउट डिजाइनिंग, यू कैन थिंक अबाउट R&D, यू कैन आउटसोर्स द प्रोडक्ट क्रिएशन टू अस। दिस इज द जेनेसिस ऑफ दिस कंपनी। तो ये कंपनी अदर आईटी सर्विसेज कंपनीज की तरह नहीं है, विप्रो की तरह नहीं है, HCL की तरह नहीं है, TCS की तरह नहीं है, क्योंकि इन कंपनीज में आज भी 30 to 50% ऑफ द बिजनेस ट्रेडिशनल आईटी सॉफ्टवेयर या सर्विसेज बिजनेस से आते हैं, जहाँ पे मेंटेनेंस करनी पड़ती है आपको पुराने सॉफ्टवेयर की। जैसे कोई अगर SAP इम्प्लीमेंटेड है कहीं पे, तो आपकी उसको मेंटेनेंस करनी है, राइट। सो दैट इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस जो बहुत जल्दी AI के थ्रू ऑटोमेट भी हो सकता है, और वहाँ भी डिफ्लेशनरी ट्रेंड इन रेवेन्यूज है। So this is a business which is like a product engineering mindset company, like this company is, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं तो कंपनी की एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि एम्प्लॉयज़ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैव ईसॉप्स इन द कंपनी। तो इससे अट्रिशन बहुत कम है कंपनी में। देन व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस कंपनी कि ओवर 80% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम हाई ग्रोथ क्लाउड डेटा एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो आपके जो नॉर्मल मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, लाइक आपके SAP सिस्टम्स की या जो पुराने लेगेसी IT सर्विसेज बिजनेसेस की, तो वो इनके रेवेन्यूज के अंदर नहीं है। मतलब इट्स नॉट अ रेवेन्यू सेगमेंट फॉर देम, because this is how the company was born and this is what they've always focused on since the day one, right? So and secondly, कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लीडरशिप स्टेबिलिटी, राइट। तो थ्रू द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द फाउंडर दैट इज आनंद देश पांडे एंड द CEO संदीप कालरा, तो परसिस्टेंट सिस्टम ने एक क्लासिक सक्सेशन ट्रैप अवॉइड करा है, जो इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री, टेक महिंद्रा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। बिकॉज इन सारी कंपनीज में एक लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट हो जाता था, एंड लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन IT सर्विसेज कंपनीज बिकॉज दे हेल्प इन ब्रिंगिंग दोज बिग ऑर्डर्स एंड बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। अब क्योंकि परसिस्टेंट सिस्टम एक छोटी कंपनी थी, तो परसिस्टेंट सिस्टम ने कहाँ से फोकस करा? तो इनका मेजर फोकस पहले क्या था कि अनलाइक द अदर IT सर्विसेज कंपनीज इज दैट दे आइडेंटिफाइड 3 नीशेस। क्या नीशेस थी वो? सो दे आइडेंटिफाइड सेक्टर्स लाइक हाईटेक, BFSI एंड लाइफ साइंसेज। एंड इन 3 सेक्टर्स को इन्होंने बहुत माइक्रो टारगेट करा, राइट। सो इन 3 सेक्टर्स में ही फोकस करा, बिकॉज दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल स्केल बेस्ड मॉडल्स ऑफ TCS एंड इन्फोसिस। बिकॉज कंपनी इन्हीं 3 सेगमेंट्स के अंदर जा जाके अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रही, बिकॉज दैट इज वेयर दे स्पेशलाइज इन। तो इट वॉज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी विच दे अडॉप्टेड, राइट। तो आप देखेंगे तो माइक्रो वर्टिकल टारगेटिंग थी इन 3 सेगमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, जो बेसिकली मेडिकल डिवाइसेज है उसके अंदर टारगेटिंग कर दी, या इंश्योरेंस टेक टेक के अंदर टारगेट कर दी, या जो प्राइवेट इक्विटी का नेटवर्क है। तो BFSI में वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर्स टुडे इज प्राइवेट इक्विटी, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी फर्म्स खरीदती हैं, फिर देन दे थिंक कि हाउ टू सॉर्ट ऑफ ऐड वैल्यू टू दिस फर्म एंड बेसिकली स्पिन इट ऑफ आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स। सो ऐसी कंपनीज में परसिस्टेंट सिस्टम प्राइवेट इक्विटी को काफ़ी हेल्प करती है, एंड दैट इज अ नीश दैट दिस कंपनी हैज डेवलप्ड। सिमिलरली मिड टीयर चैलेंजर है, तो साइज भी छोटा है परसिस्टेंट सिस्टम का वर्सेस द अदर बेहेमथ्स, एंड ऑल्सो दैट ऑल्सो गिव्स देम एन एडवांटेज, क्योंकि निम्बलनेस भी रहती है, और सारे हाइपर स्केलर के साथ पार्टनरशिप है, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल एंड सेल्सफोर्स, बाकी सबकी भी हाइपर स्केलर्स के साथ पार्टनरशिप रहती है। और इंटरेस्टिंग क्या है कंपनी के बारे में कि 5 इयर्स ऑफ लीडरशिप कंटिन्यूटी रही है, 100% बेसिकली डिजिटल इंजीनियरिंग कोर है, बिकॉज कंपनी एक सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी की तरह बॉर्न हुई थी। अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, टू अंडरस्टैंड वाई परसिस्टेंट इज डूइंग वेल वर्सेज द अदर्स, क्योंकि TCS, इन्फोसिस, विप्रो कैरी 30 to 50% ऑफ द रेवेन्यू इन लो ग्रोथ लेगेसी मेंटेनेंस एंड BPO कॉन्ट्रैक्ट्स। Persistent carries zero legacy anchor, operating entirely in high growth, basically digital services. So that is what differentiates them. एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग है कि क्योंकि कंपनी का साइज छोटा है तो कोई इनकम्बेंट ड्रैग नहीं है, एंड ऑल्सो मेक्स देम वेरी वेरी अजाइल इन नेचर, राइट। तो जहाँ पे भी ग्रोथ आ रही है वहाँ पे आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या AI डिसरप्ट कर सकता है परसिस्टेंट सिस्टम को, येस और नो? सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अस, बिकॉज दैट्स अ क्वेश्चन विच अराइजेज इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज बिजनेसेस, राइट। सो AI के बारे में पहले देखते हैं मैनेजमेंट ने क्या कहा है। तो परसिस्टेंट सिस्टम की मैनेजमेंट क्या कहती है कि AI को हम सेपरेट बिजनेस लाइन आइटम की तरह नहीं दिखाएंगे, बिकॉज ये डीपली हमारी सारी सर्विसेज के अंदर हमने AI को इंटीग्रेट कर दिया है, राइट। सो दैट इज व्हाट दे से। एंड इनका एक प्लेटफॉर्म है SASVA 2.0 करके, विच कनेक्ट्स एंड कंप्लीट्स एवरी फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, माने सॉफ्टवेयर की आइडिएशन से सॉफ्टवेयर की पोस्ट डिप्लॉयमेंट तक,
एंड रूटीन टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमेट करने के लिए दिस सासवा 2.0 सॉफ्टवेयर दे हैव डेवलप्ड। एंड इसमें 20+ पैटेंट्स है कंपनी के पास, राइट। सो दिस इज अगेन एन सॉफ्टवेयर विच कैन हेल्प देम विद द AI इम्प्लीमेंटेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एंड ऑल्सो कि बिफोर अ लॉट ऑफ कंपेटिटर्स दे हैव डेवलप्ड दिस, तो इन्होंने एक्चुअली में Q2 FY25 में एक छोटी डील साइन करी थी $45 million की with others to use their AI delivery services platform, right? तो ऑलरेडी ये डील्स साइन कर रहे हैं इसके लिए। एंड देन दिस इज बिल्ड वर्सेस बाय प्रिसिजन, तो इन्होंने ऑल्सो 7 हाईली स्पेशलाइज कंपनीज दी लास्ट 5 years में, टू अगेन ये बोल्ट ऑन एक्विजिशंस करी क्लाउड डेटा जेन AI सर्विसेज के लिए। सो दैट इज व्हाट द कंपनी डिड। एंड द क्वेश्चन इज वेदर AI इज अ थ्रेट और एन एनेबलर। तो इनेबलर क्यों हो सकता है पर्सिस्टेंट सिस्टम के लिए, और थ्रेट क्यों हो सकता है? तो पहले देखते हैं थ्रेट क्यों हो सकता है। टूल्स लाइक क्लॉड, कोपायलट एंड कर्सर रिड्यूस रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग आवर्स। तो इंजीनियरिंग आवर्स रिड्यूस हो सकते हैं, तो आपके जो टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिकॉज आप आवर्स के बेसिस पे रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, तो अगर आपके इंजीनियर्स और प्रोडक्टिव हो जाते हैं तो आपकी रेवेन्यू में डिफ्लेशन हो सकती है। तो एक ये बेयर केस है। रेवेन्यू डिस्ट्रप्शन क्या है? डायरेक्ट थ्रेट टू ट्रेडिशनल टाइम एंड मटेरियल बिलिंग मॉडल्स। लॉन्ग टर्म होराइजन के एजेंडिक AI पोजेस द हाईएस्ट इज पोटेंशियली ऑटोमेटिंग फुल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स ऑटोनॉमसली, राइट। इनेबलर क्यों हो सकता है? अब ये भी एक क्वेश्चन है कि वाई कैन AI बी एन एनेबलर, बिकॉज फर्स्ट थिंग ये कि जो जनरली थॉट प्रोसेस है कि AI कैन एक्सपैंड द टोटल पाई, कि every enterprise that was priced out of a large digital transformation can now afford a smaller version of it. AI lowers the cost of building software, which means more software gets built. माने जो ऑर्गेनाइजेशन पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे खर्चा नहीं कर सकती थी, अब वो AI को यूज करके दे कैन अफोर्ड गेटिंग सॉफ्टवेयर बिल्ट। तो परसिस्टेंट कैन विन मोर प्रोजेक्ट्स एट अ लोअर प्राइस पॉइंट एंड स्टिल ग्रो रेवेन्यूज, राइट। तो हो सकता है कि टेक डिफ्लेशनरी हो, बट उसका यूसेज ही इतना बढ़ जाए कि जो द फर्म्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं भी जा रही थी, वो सॉफ्टवेयर बिल्डिंग के अंदर चली जाए, तो वहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम्स की नीड पड़ सकती है, बिकॉज इन सारे प्रोजेक्ट्स में आपको प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होते हैं, जो IT सर्विसेज कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, राइट। देन इंटरेस्टिंग क्या है कि AI टूल्स नीड एक्सपीरियंस ऑर्केस्ट्रेटर्स, राइट। तो कर्सर एंड क्लॉड कोड तो लिख सकते हैं, बट वो एक BFSI कस्टमर की क्लाइंट रिक्वायरमेंट नहीं समझ सकते, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में इतनी रेगुलेशंस हैं, राइट, इतने सारे लेगेसी आर्किटेक्चर्स हैं कि आज भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट टू गेट ऑटोमेटेड, बिकॉज सम ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, राइट। So similarly, like enterprise software is 20% coding and 80% everything else। तो मैं इन्फोसिस के इन्वेस्टर डे पे देख रहा था, तो यही कहते हैं कि 20% ही कोडिंग है, बाकी सब 80% इज एवरीथिंग एल्स, राइट। एंड यू हैव टू डू इंटीग्रेशन समटाइम्स विद 15 to 20-year-old सिस्टम्स, राइट। तो आपने देखा होगा कि कई सारे बैंक्स अपनी नेट बैंकिंग ऐप भी नहीं चेंज करते, बिकॉज पूरे सिस्टम की इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। दैट जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। तो 80% प्रॉब्लम्स आज भी ह्यूमन इन नेचर है, तो इसमें परसिस्टेंट सिस्टम एक बेनिफिशियरी हो सकता है, because SASVA platform uses generative AI to accelerate their own engineers productivity। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये नहीं है कि क्या AI पर्सिस्टेंट सिस्टम को थ्रेटन करता है, सो इट्स की क्या पर्सिस्टेंट सिस्टम AI को अपने डिलीवरी मॉडल के अंदर अडॉप्ट करके और प्रोडक्टिविटी ला पाए अपने पार्टनर्स के लिए। दैट इज द थॉट प्रोसेस टू थिंक अबाउट इट, राइट। तो इंटरनल प्रोडक्टिविटी पर्सिस्टेंट की इंप्रूव हो रही है, राइट। तो इंजीनियर्स की आउटपुट भी इंप्रूव हो रही है इस वजह से, and this is also can lead to market expansion for them। So lower cost per project means more enterprises can afford tech transformation, expanding the total market pie, right। So this is what to be seems like at the moment। so ये SASVA इंजन है, अब इनका SASVA प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए हमने प्रेजेंटेशन नीचे डाल रखी है, राइट। सो इट्स देयर ओन इन हाउस प्लेटफॉर्म, एंड मैनेजमेंट ने जो भी पास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल्स में अभी तक बोला है, दिस सीम्स टू बी दैट AI कुड हेल्प देम, बिकॉज जो इनका जो रेवेन्यू मॉडल है, प्रॉब्ली उसका एक एवोल्यूशन होएगा फ्रॉम इंजीनियरिंग आवर्स हेड काउंट टू एन आउटकम बेस्ड बेसिकली रेवेन्यू मॉडल, कि क्या आपका आउटकम था उसके बेसिस पे आप रेवेन्यू मॉडल शायद से इस कंपनीज का उस तरफ जाएगा। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ये कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है, if the company is able to successfully complete the transformation from basically going from a basically manpower based or basically billing hours based revenue model to an outcome based revenue model, then this company can actually do really well। So this is one of the companies which could be in that space, because इनके पास इतने सारे legacy contracts नहीं है। So this is what makes this company unique। So this is the first company that we discussed। अब हम चलते हैं towards the second business that we'll be discussing, राइट। तो सेकंड कंपनी पे आते हैं। सेकंड कंपनी का नाम है IKS। तो व्हाई इज IKS अ यूनिक बिजनेस? बिकॉज अगर हम इस बिजनेस को बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझना चाहें, तो इमेजिन कीजिए एक डॉक्टर को US में, आफ्टर सीइंग अ पेशेंट दे हैव टू राइट नोट्स, कोड द विजिट इनटू देयर बिलिंग फॉर्मेट्स,
इंश्योरेंस के रिजेक्शन उनको फाइट करने पड़ते हैं, पेमेंट चेज करनी पड़ती है एंड कंप्लायंस को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि यूएस में काफ़ी बारी इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट आती है, राइट? सो नन ऑफ विच इज़ एक्चुअली डॉक्टरिंग का वर्क। डॉक्टर का वर्क क्या है? पेशेंट को देखना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन फिजिशियंस पे, डॉक्टर पे काफ़ी ह्यूज है। मतलब ऐसी स्टडीज़ हैं, डीआरएचपी में था आई गेस के, कि 60% ऑफ अ फिजिशियंस टाइम इज एक्चुअली स्पेंट इन एडमिन टास्क, ओनली 40% इज स्पेंट इन डूइंग एक्चुअल डॉक्टर वर्क, राइट? तो आईकेएस बेसिकली क्या करता है कि इट्स लाइक, लेट्स पुट इट दैट वे, इट्स द सेक्रेटरी ऑफ द डॉक्टर। इट्स लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क प्रोवाइडर, कि डॉक्टर को बोला जाता है कि आप सिर्फ पेशेंट देखिए, वील डू एवरीथिंग एल्स। तो बेसिकली दे प्रोवाइड अ वर्चुअल स्क्राइब जो ह्यूमन प्लस एआई है, विच लिसन्स टू ऑल डॉक्टर पेशेंट कॉन्वर्सेशन एंड कन्वर्स इट इनटू स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल नोट्स। मेडिकल कोडिंग प्रोवाइड करता है, ट्रांसलेट्स दोज नोट्स इनटू इंश्योरेंस बिलिंग कोड्स, राइट? फिर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, आरसीएम के नाम से जिसे को कहते हैं, जिसमें बिलिंग, क्लेम सबमिशन, फाइटिंग डिनायल्स और कलेक्टिंग पेमेंट्स का पूरा काम करता है, बिकॉज ये एक बहुत सरदर्दी का काम है यूएस में डॉक्टर्स के लिए। देन वैल्यू बेस्ड केयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हेल्पिंग हॉस्पिटल शिफ्ट फ्रॉम फी पर विजिट टू फी फॉर कीपिंग पेशेंट्स हेल्दी, right? So this is the business that IKS is in. So their clients are US hospitals, health systems, physician groups, and IKS serves 600 plus clients, including the largest hospitals, health systems, and specialty groups across the US, with the global team of 13,350 plus people working for them. Right? So that's the business model. So effectively, it's a KPO. KPO है जो AI का यूसेज भी कर रहा है, बिकॉज थिंग्स लाइक स्क्राइबिंग एंड ऑल दीज थिंग्स इस टाइम पे IKS इंक्लूड करे अपने बिजनेस में। तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है IKS का, जस्ट लाइक ये ट्रेडिशनल IT सर्विसेज कंपनीज हैं जो सारी तरीके की टेक्नोलॉजी या सेक्टर्स में। IKS सिर्फ एक ही सेक्टर में ऑपरेट करता है, विच इज़ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है फिजिशियंस के, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रहा है, राइट? तो इट्स लाइक अ ऑपरेशनल को पार्टनर एंड एडमिन रनिंग द बिलिंग रिकॉर्ड्स एंड इंश्योरेंस डेस्क। तो दिस इज द बिजनेस मॉडल ऑफ IKS, एक सिंपल वर्टिकल के अंदर जो बहुत रेगुलेटेड वर्टिकल है उसमें काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे AI डिसरप्टर की जगह इनेबलर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो रहेगी ही रहेगी, राइट? सो एसेंशियली इट्स एन इंडियन KPO प्लस टेक कंपनी दैट सर्व द US हेल्थ केयर मार्केट। तो ये जो आउटसोर्सिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ हेल्थ केयर मार्केट इन US है, ये $360 बिलियन के आसपास मार्केट है, जो आज भी 12% पर एनम के आसपास ग्रो कर रही है। एंड IKS इसमें ऑलमोस्ट $350 मिलियन का रेवेन्यू IKS का, एंड IKS की रेवेन्यू ग्रोथ 24 to 25% के आसपास आ रही है। इनका मोड क्या है? डीप क्लाइंट इंटीग्रेशन है, तो अपने हॉस्पिटल वर्कफ्लोज, EHR सिस्टम और बिलिंग पाइपलाइंस में कंप्लीटली एम्बेडेड है। एंड US हेल्थ केयर डोमेन एक्सपर्टीज है, विच टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, राइट? तो अगेन क्योंकि इतने सारे डोमेन नॉलेज चाहिए आपको, एक तो 100% रेवेन्यू आपका इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से आ रहे हैं हेल्थ केयर में, लाइक सो यू आर जस्ट इनटू हेल्थ केयर एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू नो अबाउट, तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। फिर आउटकम लिंक्ड रेवेन्यू है, कि इवॉल्व्स फ्रॉम ह्यूमन लेड टू टेक लेड। नॉन लीनियर प्राइसिंग है, मार्जिन्स राइज एज ऑटोमेशन इंप्रूव्स विदाउट पेनलाइजिंग रेवेन्यू, अनलाइक आर्ली बिलिंग, राइट? देन इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कंपनी वर्कफ्लो एम्बेडेडनेस है, तो पूरे वर्कफ्लो के अंदर एम्बेडेड है, दैट इज पूरा जो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट है ये कंपनी संभालती है। रेगुलेटरी मोट है, 18 years ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, नेविगेटिंग CMS कंप्लायंस, पेयर स्पेसिफिक रूल्स, थाउजेंड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करते हैं, एंड उनके कोड्स भी दे नो अबाउट। एंड फाइनली लेबर इकोनॉमिक्स भी है, राइट? सो दिस इज व्हाट द कंपनी इज एंड दिस इज व्हाट इज यूनिक अबाउट IKS, राइट? तो आगे हम देखते हैं IKS के बारे में, कि हाउ IKS इज नेविगेटिंग द AI ट्रांजिशन, राइट? सो ऑलरेडी IKS इस टाइम पे AI को इन हाउस यूज कर रही है, राइट? तो अगेन AI एंड ह्यूमन की एक्सपर्टीज को यूज कर रहे हैं, राइट? सो AI मेक्स देयर ओन पीपल मोर प्रोडक्टिव, राइट? तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा, तो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में Q3 में इनकी हेड काउंट की ग्रोथ थी 1.5%, बट इनके रेवेन्यू की ग्रोथ थी 24%, राइट? सो दैट जस्ट गिव्स यू एन आइडिया। एंड जो उनका रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट बिजनेस है, इट इज़ हार्ड टू फुल्ली ऑटोमेट, क्योंकि इंश्योरेंस के डिनाइल्स आते हैं, अपील्स आती हैं, पेयर बिहेवियर चेंज होता है, रेगुलेटरी नुआंस आती है, क्योंकि US में बहुत चेंजेस हैं इंश्योरेंस में, रेगुलेशंस में, राइट? सो ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स अ ह्यूमन टू बी इन द लूप फॉर ओवरसाइट, राइट? तो अगेन कैनॉट बी कंप्लीटली डिस्टर्प्टेड, सो रेगुलेटरी एक तरीके का एक रेगुलेटेड मोड टाइप सेक्टर में, राइट? सो मोड डीपन्स विद डेटा, तो उन्होंने एक्विटी होल्डिंग्स करके कंपनी एक्वायर करी थी, विच हेल्प देम टू एक्सपैंड इनटू इन पेशेंट केयर जो हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, एंड प्रोवाइड देम एक्सेस टू लार्ज डेटा सेट्स फॉर AI डेवलपमेंट। तो मोर डेटा इज इक्वल टू बेटर AI मॉडल्स, बेटर आउटकम्स फॉर क्लाइंट्स एंड हार्डर टू रिप्लेस। एंड फाइनली एक स्ट्रक्चरल टेलविंड भी है, बिकॉज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एक शॉर्टेज हो सकती है US के अंदर गोइंग फॉरवर्ड,
राइट। तो इट हैज़ लेड टू अ सीवियर प्रेशर फॉर हॉस्पिटल मार्जिन्स। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है यूएस के अंदर हॉस्पिटल्स के, दे आर आउटसोर्सिंग दैट, सो दैट इज अ बिगर टेलमेंट अटैच टू इट, right? So this is what IKS does, and this is what interesting thing about IKS. It's again India to US healthcare outsourcing play है, अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इस बिजनेस को समझना हो, राइट। तो यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा कि AI एज एन एनेबलर क्या है, कि 1.5% हेडकाउंट ग्रोथ थी, विच लेड टू 24% रेवेन्यू ग्रोथ, एंड मार्जिन्स हैव एक्सपेंडेड टू 34% प्लस, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन दी IT सर्विसेज सेक्टर राइट नाउ। अब इनको एक रिस्क फैक्टर क्या है और इनका एक थ्रेट क्या है, तो मैं आपको एक थ्रेट बताता हूँ इस कंपनी पे क्या है, which is a real threat, is that कि in the case of this company, right, so एक threat क्या है कि इनका जो basically business model है, right, the terminal value risk क्या हो सकता है, जो इनका scribe वाला फीचर है, क्योंकि इनका प्राइमरी चैनल इज वाया एपिक फॉर ऑटोमेटिंग स्क्राइबिंग, क्योंकि डॉक्टर का जो स्क्राइबिंग होता है कि इफ यू आर सिटिंग विद द पेशेंट, तो वो या तो और इनका लाइक AI टूल करते हैं तो ह्यूमन करते हैं। तो एपिक इज वर्किंग विद नुआंस एंड कुड बंडल दैट, राइट। तो एपिक इनका प्राइमरी चैनल है जो IKS सजेस्ट करता है, तो एपिक नुआंस एक और कंपनी उसके साथ काम कर रहे हैं, तो एक चैनल का थ्रेट हो सकता है ज़रूर, जो 25 to 30% ऑफ इनका रेवेन्यू है, विच इज अ स्क्राइबिंग रेवेन्यू, दैट कुड बी एट रिस्क, बट दैट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म थ्रेट दैट एग्जिस्ट ऑन द कंपनी, राइट। एंड 20% के आसपास थ्रेट इनका जो AI का हो सकता है कि वो कोडिंग का है, बट अगेन इनके एम्प्लॉयज और प्रोडक्टिव हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ थ्रेट, बट दिस अ बिगर थ्रेट इज 25 to 30% ऑफ द रेवेन्यू, बिकॉज ऑफ एपिक एक्चुअली लाइक वर्किंग विद वन ऑफ द अदर कंपनीज टू बंडल द स्क्राइब फीचर। तो ये एक थ्रेट हो सकता है कंपनी पे, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म थ्रेट हो सकता है, बट नियर टर्म में ये थ्रेट नहीं लगता, राइट। सो दिस इज द वाई दिस कंपनी इज इंटरेस्टिंग, राइट। सो दिस इज विद IKS की भी मैं आपको एक बारी रेवेन्यू ग्रोथ और ये सब एक बारी स्टॉक स्कैन्स पे दिखा दूं कि हाउ वेल द कंपनी हैज बीन ग्रोइंग ओवर द इयर्स। सो दिस इज हाउ द IKS ग्रोथ रेट्स हैव बीन, कि ओवर द इयर्स देयर पैट हैज गॉन फ्रॉम 137 करोड़ टू 660 करोड़, राइट। सो अगर आप देखेंगे तो दे आर डूइंग ऑलमोस्ट 34% EBITDA मार्जिन राइट नाउ, 33 to 34%। इस क्वार्टर में 34.6% EBITDA मार्जिन करें, एंड पैट ग्रू 41% ईयर ऑन ईयर। So it's a company in which Rakesh Jhunjhunwala ji invested in way back in, I think, early, like mid to early 2000s, and he made almost more than a 300 bagger on this, and yet the company still continues to grow at 15 to 20% plus. So this is with the second unique company, that is IKS. अब हम third unique company पे चलते हैं, which also belongs to the IT sector, and ये भी हेल्थ केयर सेक्टर में है, इसका नाम है Sagility। तो IKS जैसे हेल्थ केयर और फिजिशियंस और हॉस्पिटल्स के साथ काम करती है, दिस इज अ कंपनी विच मेजरली वर्क्स विद द इंश्योरर्स। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, अगर हम और अच्छे से समझेंगे तो इट्स लाइक जो इंश्योरेंस क्लेम्स की प्रोसेसिंग है उसमें IKS काम करती है, तो हेल्थ केयर BPM है, एंड कैपेबिलिटी इनकी है कि एक्सक्लूसिव वर्टिकल हेल्थ केयर डोमेन एक्सपर्टीज है, राइट। सो अगेन अनलाइक अ ट्रेडिशनल IT सर्विसेज कंपनी, दे आर वर्किंग इन दिस। तो 1.23% ऑफ द US हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग मार्केट का ये कंट्रोल करते हैं, with $770 million in revenue, and 98% of the market remains captive or in-house, offering a lot of runway for them, right? So basically this is the business model। तो again a mission के critical business है कि 105 million claims process करे थे इन्होंने FY24 में, 75 million plus provider interactions करी हैं, like 90% पेयर 10% प्रोवाइडर रेवेन्यू स्प्लिट कंपनी का रहता है, राइट। तो इंश्योरेंस के अंदर जो क्लेम्स प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे दे प्रोवाइड BPO सर्विसेज, एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस मॉडल ऑफ IKS एंड Sagility। तो Sagility क्लेम्स एडजुडिकेशन, पेमेंट इंटेग्रिटी, प्रायर ऑथराइजेशन, यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट, तो ये इस साइड पे काम करती है, तो डाउनस्ट्रीम इंश्योरेंस प्रोसेसिंग में काम करती है। फिर IKS का बिजनेस मॉडल इमेजिन करेंगे तो ये अपस्ट्रीम में काम करते हैं, दैट इज क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, स्क्राइबिंग, मेडिकल कोडिंग, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में, right? So they encounter to convert to claims, but whereas they work on the downstream insurance application, right? तो अगेन IKS का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो यहाँ पे 778 ब्रॉड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन होंगे इनके पास, whereas अगर आप इनका बिजनेस देखेंगे तो इनका 77 लार्ज कॉन्सेंट्रेटेड इंस्टीट्यूशनल US इंश्योरेंस आर देयर कस्टमर्स। इनका हेड काउंट इज सब्सटैंशली हायर देन IKS बिकॉज 40,000 प्लस हेड काउंट है, एंड दे डू 13 to 14% पैट मार्जिन। इनका रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ FY25 में IKS था, राइट। अगर इस बिजनेस का AI डिस्ट्रप्शन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, जो टॉप ऑफ द फनल है L1 L2 वाला, कि सिंपल हाई वॉल्यूम रूल्स बेस्ड वर्क जो है, तो इस पे रिस्क हो सकता है AI से, बिकॉज दिस कैन बी ऑटोमेटेड ओवर देन 5 year होराइजन।
पर जो मिडिल ऑफ द फनल वर्क है जहाँ पे एआई हलूसिनेट कर सकता है, तो यहाँ पे रेगुलेटरी वायलेशंस हो सकती हैं। तो सिंगल रॉन्ग डिनायल इक्वल्स टू अ लॉ सूट, क्योंकि यूएस के अंदर लॉ सूट फाइल करने का बहुत एक फैशन और ट्रेंड्स है, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमन इन द लूप चाहिए। एंड जो बॉटम ऑफ द फनल है जहाँ पे एआई इनेबलर हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन लाइक अपील्स डिस्प्यूट्स रिक्वायर एक्सपर्ट इंटरवेंशन एंड नुआंस्ड फाइनल डिटर्मिनेशंस, राइट। तो टॉप ऑफ द फनल इनका शायद से डिसरप्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं डिसरप्शन आ सकती है, बट जो मिडिल और बॉटम ऑफ द फनल है बिजनेस का, उसको लाइक डिसरप्ट होना बहुत टाइम लगेगा, राइट। उसको डिसरप्ट करना मुश्किल है। तो सजिलिटी जेन एआई को अपने साथ इंटरनली एम्बेड कर रहा है, विच कैन लीड टू हायर मार्जिन्स एंड एफिशिएंसी डेल्टा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कॉस्ट की कंटेनमेंट हो सकती है, क्या पता इनको इतने लोग ना हायर करने पड़े जितने इन्होंने ऑलमोस्ट लोग हायर कर रखे हैं। So that is what is interesting about Sagility. So this is the difference between these two business models, and this is the AI case. At least अगर किसी के पास I think 5 year type horizon है, तो IKS could be a better place business because they are executing the platform transition. Sagility एक steady business है, अच्छी ग्रोथ कर रही है, 20-25% की ग्रोथ सेजिलिटी में आ रही है, मल्टीपल भी चीपर है एंड ग्रोथ रेट्स भी अच्छी हैं। बट यहाँ पे जो इनकी फर्स्ट लेयर है, जो सिंपल हाई वॉल्यूम वर्क है, उसमें डिस्ट्रप्शन एआई से आ सकती है। बट क्या ये अपने आप को ही डिस्टर्ब करके अपना कॉस्ट रिड्यूस करके मार्जिन एक्सपैंड कर ले, वो भी एक प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है। बट ये दोनों क्योंकि हेल्थ केयर डोमेन में काम कर रहे हैं, दिस इज वाई these are unique IT companies. This reminds me another unique IT company which works in one particular domain is that of RateGain. तो RateGain की हमने चैनल पे वीडियो भी बनाई हुई है। स्टॉक इज फ्लैटिश ओवर लास्ट 1.5 years। कंपनी ने एक बहुत बड़ी एक्विजिशन भी करी है सॉजर्न के नाम की। एंड लेट्स डिस्कस दिस बिजनेस वेदर एआई इज एन एनेबलर और डिसरप्टर फॉर देम एंड व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस कंपनी। तो RateGain क्या करते हैं? तो RateGain इज अ B2B SaaS कंपनी, राइट। सो बेसिकली ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी में कंपनी है, and it is one of the world's largest processor of hotel bookings, price points and travel intent data. Very unique business, I think one of a kind listed company in India। तो travel और hospitality में कोई SaaS कंपनी नहीं है इंडिया में listed स्पेस में, राइट। तो यूनिक कंपनी है उस सेंस में। एंड इकोनॉमिक्स भी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? तो अगर हम यहाँ बिजनेस मॉडल समझते हैं, राइट, तो कंपनी हैज़ दीज 3 बिजनेस मॉडल्स दैट दे डू, राइट। सो दे हैव डैश बिजनेस विच इज डेटा एज अ सर्विस, राइट। सो एक इनका डैश बिजनेस है, सेकेंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, थर्ड इनका मार्टेक बिजनेस है। तो डैश बिजनेस समझते हैं। तो डेटा एज अ सर्विस बिजनेस क्या है? तो इनका फाउंडेशनल बिजनेस है जहाँ पे कंपेटिटिव रेट इंटेलिजेंस देते हैं होटल्स को, एयरलाइंस को, कार रेंटल कंपनीज को, ओटीएस को, टूर ऑपरेटर्स को, क्रूजेस को। बेसिकली रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करती है। जस्ट थिंक ऑफ इट, इट्स लाइक अ ब्लूमबर्ग टर्मिनल फॉर ट्रैवल इंडस्ट्री। क्लाइंट्स पे व्हाट दे नो एंड लाइक ऑल्सो कि कंपेटिटर्स की क्या प्राइसिंग है, किस आर पे कंपेटिटर्स मेरे पास, अगर कोई होटल है तो उसकी क्या प्राइसिंग रहेगी, क्रूज अगर मेरे साथ सेम शिपिंग लाइंस में कोई चल रहा है तो उसकी क्या प्राइसिंग है, राइट। सो दैट इज व्हाट डैश बिजनेस इज। तो ये 40% ऑफ देयर रेवेन्यू है, राइट। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जो आपके होटल्स हैं, राइट, जिनको अपने रेट्स पुश करने हैं, यहाँ पे जिनको सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट्स करनी है, सो दैट इज़ वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कम्स इन। तो अगेन चैनल मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट में बिजनेस हेल्प करते हैं। एंड थर्ड इज द मार्टेक बिजनेस, राइट। सो दिस इज 40% ऑफ द रेवेन्यू। तो इन्होंने सॉजर्न करके कंपनी एक्वायर करी है, उसके बाद से ये बिजनेस इनके लिए बड़ा बना है, दैट इज अ मार्टेक बिजनेस। एंड मार्टेक बिजनेस में कंपनी क्या करती है कि बेसिकली अगेन सोशल मीडिया एंगेजमेंट मैनेज करती है, डायरेक्टली होटल्स के साथ काम करती है, उनको लिस्ट करने कराने में भी हेल्प करते हैं। एंड आजकल जो एआई एजेंट्स के थ्रू अगर सपोज करते हैं कोई डायरेक्टली बेसिकली होटल्स बुक कर रहा है, तो वहाँ पे भी दे प्रोवाइड देम विद अ सर्विस। द सर्विस विच दे प्रोवाइड इज विद द MCP इंटीग्रेशन, विच इज मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन, राइट। So this is what the company does. 3 business revenues. One business revenue is DaaS, data as a service. Second is distribution. Third is MarTech. तो अब एक क्वेश्चन अराइज करते हैं कि वेदर AI इज एन इनेबलर और अ डिसेबलर फॉर दिस कंपनी। तो पहले हम देखते हैं क्यों इनेबलर हो सकता है। तो पहला इनेबलर क्या हो सकता है कि RateGain प्रोडक्ट्स आर फंडामेंटली डेटा प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स। तो इनके पास इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ डेटा है प्राइसिंग पे, बुकिंग पे, एंड AI मेक्स ऑल ऑफ दिस बेसिकली बेटर। तो इनेबलर हो सकता है बिकॉज लाइक RateGain पास 20 years प्लस ऑफ प्रोप्राइटरी डेटा है ऑफ ग्लोबल ट्रैवल ट्रांजैक्शंस का। तो वहाँ पे एक तरीके का इनेबलर एक्ट कर सकता है, न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन में हेल्प कर सकता है, राइट। सो इन्होंने आई थिंक एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन करा था वीवा और AI कॉन्सियर्ज का। तो AI कॉन्सियर्ज इन्होंने अपने होटल्स जो इनके साथ प्लेटफॉर्म पे इनके कस्टमर्स उनको प्रोवाइड करा था, जिससे उनकी 300% इंक्रीज हुई है एंसिलरी रेवेन्यूज में। दिस इज व्हाट द कंपनी लाइक क्लेम्स। एंड गेस्ट की 80% of the queries have been automated. So it's a service that they provided to their customers, that is the hotels, right?
So again, AI amplifies RateGain's core data moat and accelerates the commercial ROI. राइट, सो इन अ वे इट कुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करने में ईजियर हो जाता है। जो हमने यहाँ पे बात करी कॉन्सियर्ज बिजनेस की, जो यहाँ पे 300 प्लस रेवेन्यू ग्रोथ के आसपास हेल्प करे। राइट, सो दिस इज विद वन। सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग क्या कि वाई कुड ए आई ऑल्सो बी एन इनेबलर इज दैट कि इन्होंने एक MCP करके मॉडल इंटीग्रेट करा है फॉर इट्स बुकिंग इंजन, right? So which enables conversational AI systems like ChatGPT or Claude to share real-time hotel rates and availability, allowing travelers to search and book through a single intelligent interaction. राइट, सो अगेन जो AI एजेंट्स अगर न्यू सर्च इंटरफेस बन जाते हैं ट्रैवल के लिए, तो RateGain इंश्योर करता है कि होटल्स वहाँ पे विजिबल और बुकेबल रहें। तो AI एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस कंपनी के लिए इस वजह से, क्योंकि इफ वी एज ह्यूमन स्टार्ट डूइंग आवर बुकिंग ऑफ ट्रैवल वाया क्लॉड और प्लेटफॉर्म्स लाइक ChatGPT, so they've already introduced this MCP platform, जिससे booking engines are integrated with these conversational like LLMs. So that is an interesting part. कहाँ पे डिस्ट्रप्शन आ सकती है? देखिए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे रिस्क भी है। डिस्ट्रप्शन कहाँ आ सकती है कि इनका जो डैश बिजनेस है, डेटा एज अ सर्विस बिजनेस जो है, जो 40% ऑफ रेवेन्यू है, वहाँ पे सबसे बड़े क्लाइंट्स इनके OTAs हैं। OTAs लाइक Booking.coms, मेक माई ट्रिप एंड ये सब, राइट? तो अगर हम लोग सीधा क्लॉड और ChatGPT के थ्रू बुकिंग करने लग गए, तो वहाँ पे एक रिस्क हो सकता है कि उन कंपनीज की टर्मिनल वैल्यू पे रिस्क आ जाए। हालांकि इन कंपनीज की ग्रोथ रेट अभी भी बड़ी अच्छी आ रही है, Booking.com और इन सब की, राइट? बिकॉज Booking.com के अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हैं तो वहाँ पे CFO कहते हैं कि पीपल आर यूजिंग AI टू क्रिएट एन आइटिनरी, बट डिसइंटरमीडिएशन नहीं हो रही, फिर भी जाके OTAs पे आके बुक कर रहे हैं। बट ये एक जेन्युइन रिस्क इस कंपनी के लिए रह सकता है, बिकॉज ये एक नॉन ऑब्वियस रिस्क है, क्योंकि लोग इस रिस्क के बारे में सोच रहे हैं कि एक एक कस्टमर का बिजनेस यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। बट RateGain का जो MCP इंटीग्रेशन है, जो ये क्लॉड और लाइक ChatGPT पे आ सकता है, तो ये डायरेक्ट हेज है, बिकॉज इट पोजिशंस होटल्स टू रिसीव बुकिंग्स थ्रू AI एजेंट्स एंड नॉट जस्ट डिस्पाइट देम। सो दैट इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट RateGain। तो RateGain का जो बिजनेस है, आपको यहाँ पे क्या ट्रैक करना है, इन्होंने Sojern के साथ एक अभी एक्विजिशन करी है, जो इनका लाइक जो मार्केटिंग वाला जो इनका बिजनेस है उसको काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी ग्रोथ ला सकते हैं। जो इनका थर्ड बिजनेस लाइन है, दैट इज मार्टेक, राइट? तो आपको ट्रैक करना है कि कंबाइन एंटिटी की क्या ग्रोथ रेट्स आती है। यू हैव टू ट्रैक कि मार्जिन कंपनी के कब वापस बढ़ने स्टार्ट होते हैं, नेक्स्ट 2 ईयर्स में कंपनी अपनी डेट पे ऑफ कर पाती है नहीं कर पाती। एंड ऑल्सो यू हैव टू ट्रैक कि RateGain की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, क्या उसकी गाइडेंस वापस डबल डिजिट में जाती है नहीं जाती, क्योंकि अभी तो ऑर्गेनिक ग्रोथ में RateGain में स्लो डाउन हो रखा है। So these are the 3-4 things worth tracking, and hopefully you understood the business well of RateGain, and it's also been one of the better run businesses. यहाँ पे मैं आपको एक बारी दिखाता हूँ लाइक जस्ट ऑन स्टॉक स्कैन्स की how the company has done historically and what type of basically company has an advantage in terms of margins or basically when it comes to operating leverage, right? So just over here on stock scans, राइट? सो यहाँ पे एक बारी RateGain देखते हैं, तो अगर आप चेक करेंगे तो इस क्वार्टर में 93% रेवेन्यू ग्रोथ थी, रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ Sojern एक्विजिशन। पास्ट में भी काफ़ी सक्सेसफुल एक्विजिशंस करी हुई हैं, बट बीच में रेवेन्यू ग्रोथ अभी सिंगल डिजिट हो गई थी, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ रेट स्लो हो गई थी बिकॉज पेंट अप डिमांड था ट्रैवल का बहुत, विच लेड टू वेरी हाई ग्रोथ फॉर देम। तो अगेन ये वापस रेवेन्यू ग्रोथ ऑर्गेनिक पे कब तेज होगी, तो दैट इज समथिंग टू बी सीन। एंड इंटीग्रेशन हो रहा है अभी Sojern के साथ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लाइक रिपोर्टेड प्रॉफिट्स क्लोजली ट्रैक करने हैं। बट कंपनी का डेफिनेटली साइज एंड वर्टिकल बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल प्रॉब्ली चेंज। So this is it about RateGain, and this covers our unique 4 IT services companies which we are studying in this AI-led disruption. Now let's go towards the conclusion of this video. So in conclusion of this video, हम लोग ये मान सकते हैं कि हमने क्या डिस्कस करा, कि हमने देखा कि पहले कैसे IT सेक्टर में भी PED रेटिंग हो रही है। फिर we saw कि how there are some of the unique IT sector companies which have emerged like Persistent Systems, IKS, Sagility, RateGain. And what is unique about these companies? Then we also saw कि क्यों ये फियर शायद से अगर अनफाउंडेड हो जाता है, अगर वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड और बढ़ जाती है, तो इट माइट बी दैट सम ऑफ द IT कंपनीज इन इंडिया माइट सी अ डिमांड एक्सेलरेशन इंस्टेड ऑफ द कॉमन फियर कि इस इंडस्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। सो दैट विल बी द साइन दैट यू हैव टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज इन स्टॉक नेम्स आर कमोडिटी। आइडिया क्या है कि मैं आपको ये सिखा पाऊँ कि इफ यू वांट टू गो अगेंस्ट द क्राउड, देन व्हाट योर थिंकिंग हैज टू बी। एक और चीज़ टू नोट है कि यार निफ्टी आईटी इंडेक्स की मैं ज़्यादा बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3-4 कंपनीज ही 70-80% ऑफ द इंडेक्स है। रियल अपॉर्चुनिटी लाइज बीनीथ द इंडेक्स, जहाँ पे मिड कैप कंपनीज हैं जो फास्ट ग्रो कर रही हैं इस टाइम पे। एंड एक्चुअली में सम ऑफ दीज कंपनीज डिसप्रूव द AI थीसिस और एक्चुअली यूज AI एज एन इनेबलर इन देयर बिजनेसेस,
these companies might be the biggest beneficiary of AI instead of being disrupted by it. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप इस वीडियो बारे में क्या सोचते हैं? आपको इन कंपनीज़ में से सबसे यूनिक कंपनी कौन-सी लगी? एंड अगर आपका कोई अगेंस्ट भी ओपिनियन है तो डू लेट मी नो, अगर आपका कोई प्रो में भी ओपिनियन है तो डू लेट अस नो, बिकॉज़ इससे जो कम्युनिटी की लाइक नॉलेज है या इंटेलेक्चुअल प्राउएस है वो बढ़ती है, क्योंकि आप सब अगर अच्छे कमेंट्स लिखेंगे, पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, तो पूरी की पूरी जो एसओआईसी की यूट्यूब कम्युनिटी है, दे कैन आल्सो रीड एंड गेट मोर इन्फॉर्म्ड। Thank you so much for watching this video. Hopefully you've subscribed to this channel and make sure that you smash the like button. With this, Jai Hind.